वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन जहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 5 थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर। तो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं अपनी बुक 2 के ऊपर एंड ये जो मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ है, हमारा जो क्रैश कोर्स है, इसकी ये 5th वीडियो रहने वाली है। अगर पहले के चैप्टर नहीं पढ़े तो जल्दी से जाके पहले चैप्टर्स पढ़ लो। जिस बच्चे को ऑलरेडी आता है रिविजन हो जाएगा, जिसे नहीं आता है जीरो से लेके फुल सिलेबस आपका 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा सिलेबस मैंने बना दिया है। और जो मेरा सेकंड चैनल है सिमरन जहानी ह्यूमैनिटीज क्लास 11 12, उसको जाके सब्सक्राइब करो अभी 1 सेकंड के अंदर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगाया है, 2 मिनट भी नहीं लगने वाले, क्योंकि वहां पे सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू की तैयारी हो रही है तुम्हारे बोर्ड्स एंड सीयूईटी के लिए एंड एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जाओ जाके सब्सक्राइब करो चैनल को। और आज हम पढ़ेंगे अपने सबसे अमेजिंग चैप्टर को थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर। ट्रैवलर कौन होते हैं? घुमक्कड़। ठीक है, जैसे आजकल आप देखते हो लोग जो है घूमने जाते हैं, ट्रैवल करने जाते हैं, इंटरनेशनल जा रहे हैं और अपनी कंट्री के अंदर ही घूम रहे हैं। क्या करते हैं? वो घूमते हैं, फिरते हैं, फोटो क्लिक करते हैं और लोगों को बताते हैं। तो हम यही जानेंगे कि जब उस जमाने में जब ट्रैवल करना इतना मुश्किल होता था, ये नहीं कि प्लेन की टिकट कटाई और तुमने ट्रेन की टिकट कटाई एंड यू आर जस्ट ट्रैवलिंग। जब ट्रैवल करना मतलब जान का जोखिम उठा के घूमना होता था कि समुद्र में तुम डूब के मर सकते हो, रास्ते में तुम्हारे पे कोई अटैक कर सकता था। उस समय पे जब लोग ट्रैवल करते थे तो क्या क्या होता था। और जब वो ट्रैवलर्स इंडिया आए तो उन्होंने इंडिया के बारे में क्या क्या लिखा, क्या क्या देखा। और अगर एक पॉइंट में तुम्हें बताऊं तो उस जमाने में ज्यादातर जो लोग ट्रैवल करते थे वो काफी पढ़े लिखे होते थे, बहुत समझदार लोग होते थे, इतने लर्नेड होते थे। उस जमाने में उनको 5-5 भाषाएं आती थी एंड उन्होंने फिर हमारे इंडिया में जो देखा उसको लिखा एंड पूरे वर्ल्ड ने फिर इंडिया के बारे में पढ़ा। तो आज हम अपने इंडिया के बारे में जानेंगे, बट हमारी आंखों से नहीं, लोकल लोगों की आंखों से नहीं, फॉरेनर्स की आंखों से इंडिया कैसा था ये हम जानेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड इसका है 10 to 7 सेंचुरी का। अब बीसीई खत्म, हड़प्पा वो पुराना जमाना खत्म, अब हम आ गए हैं एडी के अंदर। आफ्टर जो है बर्थ ऑफ गॉड आपका होएनो डोमिनी, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद अब ये जो जमाना है सीई, उसमें अब हम पहुंच चुके हैं। बेसिकली ये टाइम हम पढ़ेंगे, हम वो टाइम भी पढ़ेंगे इसमें जब मुगल रूल था हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, तो पहला जो ग्रे बॉक्स आता है हमारा, उसमें हमारा पहला क्वेश्चन बन के आ सकता है वहां से दैट लोग जमाने में ट्रैवल करते ही क्यों थे, क्या उनको जरूरत थी ट्रैवल करने की। तो उस जमाने में लोग ट्रैवल करते थे काम ढूंढने के लिए, ट्रेड के लिए, यानी कि हमारे यहाँ से कुछ खरीदने आ रहे हैं, बेचने आ रहे हैं। कभी डिजास्टर हो कि अपने यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे कुछ डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फेमाइन आ गई, तो तुम अपना सारा सामान उठा के कोई और जगह ढूंढ रहे हो जहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, पिलग्रिमेज के लिए, यानी कि पता है उसके लिए, जैसे तीर्थ यात्रा करने के लिए कोई जा रहा है, कहीं वॉर होना है तो लोग ट्रैवल करते थे। और कुछ एडवेंचर के लिए भी करते थे कि भैया उन्हें तो मौज करनी है इसीलिए। ठीक है, तो ये थे रीजंस ट्रैवल के। ये एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा, तो आप इसे पूरा मैंने कीवर्ड लिख दिया, इसे एक लाइन में करके लिख देना। ठीक है, अब जब भी कोई नई लैंड पे जाता है, यानी कि कोई नई जगह पे जाता है, तुम भी अगर किसी नई कंट्री में जाओगे तो तुम वहाँ का इन्वायरमेंट देखोगे, कस्टम, लैंग्वेज और बिलीव्स देखोगे। वो लोग भी आके देखते थे अच्छा इंडिया ऐसा 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 है। तो ऐसा ही होता है जब भी कोई ट्रैवलर कहीं और जाता है। ठीक है, कुछ अडेप्ट कर लेते थे, कुछ को बहुत अच्छा लगता था, वो सब मतलब मिक्सअप हो जाते थे। कुछ जो है उन्हें जो है लिख देते थे कि यार ये तो यहाँ बड़ी अजीब चीज हुई। ठीक है, तो ऐसे चलता था इन दोज टाइम्स। अब वुमेन ट्रैवल करती थी, औरतें उस जमाने में या नहीं, ये हमें ना ट्रैवल अकाउंट्स के थ्रू नहीं पता। ऑब्वियसली ट्रैवल तो करती ही थी, ऐसा थोड़ी लेडीज ट्रैवल नहीं करती थी, बट कोई भी लेडी का ट्रैवल अकाउंट हमारे पास नहीं है कि कोई लेडी ऐसे घूमने आई हो इंडिया या कहीं और गई हो। कोई ऐसा फेमस हमारे पास अभी है नहीं। डन। अब ट्रैवल राइटिंग्स वेरी करती है। अब जब भी ट्रैवलर आता है और वो लिखता है तो वो अलग अलग बातों पर लिखता है। कोई कोर्ट की बातों पर लिखता है कि राज्यसभा में ही हो रहा है, मुगल कोर्ट में हुआ, दिल्ली सल्तनत में ही हुआ, जैसे इस समय में आए तो ये लिखेंगे। कोई रिलीजन पे, कोई आर्किटेक्चर पे, कोई मॉन्यूमेंट्स पे लिखता था। ठीक है, अब एक का हमें नाम याद रखना है, अभी वो विजयनगरा वाला जो आपका 7 चैप्टर, उसमें भी इनके बारे में पढ़ोगे। अब्दुल रज़ाक नाम है इनका, एक ट्रैवलर आए थे और ये यहाँ हमारे साउथ इंडिया में नीचे जो विजयनगरा है वहाँ गए थे, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली विजयनगरा को डिस्क्राइब करा था। और हमारे लिए फ़ायदा क्यों है? देखो, आज अगर हमने विजयनगरा के बारे में जाना है तो उनके अकाउंट की वजह से जाना है। हमारे पास अपने इंडिया का इतना लिखा हुआ नहीं था जितना हमने उनके अकाउंट को पढ़ के समझा कि दिस इज़ हाउ वॉज आवर हिस्ट्री, समझे। तो इसलिए फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट्स भी हमें हमारी हिस्ट्री जानने में मदद करते हैं। अब कुछ ट्रैवलर तो मूव कर गए थे, इंडिया के अंदर ही घूमते रहते थे, मुगल एम्पायर के अंदर ही, कुछ इंडिया से कहीं बाहर भी जाते रहते थे और अलग अलग चीज़ों को नोट करते रहते थे। तो अब हम यही इस चैप्टर में पढ़ने वाले। इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, मेन 3 हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। एक पहला हम पढ़ेंगे अल बिरूनी जी के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे इब्न बतूता के बारे में,
तीसरा हम पढ़ेंगे फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में। तीनों का नाम मुझे अभी कमेंट करना है, हर बच्चे ने उनकी जो सिटी थी, देश था जहाँ से वो आए हैं, वो कमेंट करना है। और ये जो सेंचुरी है ये कमेंट कर लो, बट इसको अभी हम दूसरे वे में लर्न करेंगे। बट नेम एंड इनका जो बर्थ प्लेस है जहाँ से आए हैं वो आपको मुझे कॉमेंट करना है। अब आते हैं हमारे पहले ट्रैवलर अल बिरूनी एंड किताब उल हिंद। ये है हमारे अल बिरूनी जी, बहुत समझदार एंड एक बहुत ही लर्नेड मैन थे, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 973 के अंदर। कब हुआ था? 973 के अंदर ख्वाजरम में हुआ था। ख्वाजरम है उज्बेकिस्तान के अंदर, अगर आपको इस कंट्री के बारे में पता हो तो पता ही होगा वैसे तो, ठीक है। उज्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ था एंड ये उस जमाने का बहुत मेजर लर्निंग सेंटर था। यहाँ पढ़े लिखे लोग ही रहा करते थे, ठीक है। उनको सीरियाक आती थी। कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती थी? 1 मार्कर के लिए लिखते रहो। अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत, कितनी ही लैंग्वेज उन्हें आती थी। एंड ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना, इन्हें अगर आपने एक बार रीड कर लिया, मैंने इतने शॉर्ट कीवर्ड्स में लिखा है कि तुम्हें क्वेश्चन आंसर अपने आप बना के लिख दोगे। एग्जाम में आएगा डिफाइन अबाउट अल बिरूनी, तुम ये 4 लाइन लिख दोगे अपनी सेंटेंस बना के, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो अल बिरूनी बताओ, उनकी बुक बताओ, ये पूरे पेज पे जो मैंने लिखा है इसको एक बार पढ़ो, लर्न हो जाएगा। कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, जैसे मैं समझा रही हूँ। तो ये जो मेरे प्रॉपर नोट्स है वो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी से मिलेंगे। गो एंड सब्सक्राइब मी देयर, ठीक है। मैंने एक न्यू आईडी बनाई है, दैट्स ओनली फॉर नोट्स एंड नोट्स, ठीक है। एंड सम जो है आपको गाइडेंस टिप्स के लिए, तो आप उसको जाके सब्सक्राइब करो, सिमरन झानी नोट्स को। और वहां से आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री या पॉलिटिकल, ज्योग्राफी विद वन सब्सक्राइब, यू विल गेट ऑल द नोट्स देयर, ठीक है। चलो, और इंग्लिश भी, और भी जितने हमारे फिजिकल एजुकेशन है, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, सभी के नोट्स वहीं मिलेंगे आपको। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो न्यू कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी उनकी, तो मैंने न्यू लिखा है, तो आप इसको पूरा करके लिख देना। अल बिरूनी वाज लर्नड इन इतनी लैंग्वेजेस, ऐसे हम अपना पैराग्राफ में बना के लिख देंगे, आंसर को पॉइंट में बना के लिख देंगे। मैंने यहाँ कीवर्ड्स दे दिए हैं, ठीक है। उनको ग्रीक वर्ड्स जो है, अब एक थी इनको ना ग्रीक नहीं आती थी, बट इन्होंने ग्रीक वाले भी काफ़ी सारे लोगों की जैसे जो है फिलोसफीज पढ़ रखी थी। वो कैसे? क्योंकि उनके अरबिक ट्रांसलेशन ऑलरेडी था, तो वो उन्होंने पढ़ रखा था। अब क्या होता है भैया, इनका जो ख्वाजरम था ना, वहाँ पे अटैक हो जाता है, और जो है महमूद ऑफ गजनी, अगर आपको पता हो तो, वो सब पे लूटपाट करने के लिए जाते रहते थे। तो महमूद ऑफ गजनी ने इनके यहाँ पे अटैक करा और इन्हें बंधक बना के अपने साथ गजनी ले गया। कब? 1017 के अंदर की ये बात है। इनको उठा के अल बिरूनी जी को ये कहाँ ले गया? गजनी ले गया। क्यों ले गया भैया? काफ़ी समझदार आदमी थे, तो वो बंधक बना के ले जाते, ये थे तुम बड़े पढ़े लिखे हो, चलो आओ हमारे यहाँ के काम करना, इस टाइप से। अब उनको गजनी इतना पसंद आ जाता है अल बिरूनी जी को कि वो 70 साल की उम्र तक गजनी में ही रहते हैं। और गजनी में रहते हुए ही इनका इंटरेस्ट इंडिया में बढ़ा, संस्कृत में बढ़ा, और जो है अरेबिक चीज़ों को, और इन्होंने जो है अरेबिक मतलब संस्कृत चीज़ों को अरेबिक में ट्रांसलेशन इन्होंने करना शुरू कर दिया। ये काम करना वो शुरू कर देते। इन्होंने एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, मेडिसिन्स, इन सबको जो है हमारी जो संस्कृत में लिखी हुई थी अरेबिक में ट्रांसलेट करा। अब धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब गजनवाइट एम्पायर के अंदर हमारा पंजाब आ गया था, यानी कि महमूद ऑफ गजनी ने पंजाब का कुछ हिस्सा जो है उस पर कब्जा कर लिया था। तो तब हमारा जो है इनसे कॉन्टैक्ट हुआ अल बिरूनी जी से। तब अल बिरूनी जी इंडिया आते हैं और ये इंडिया के ब्राह्मण स्कॉलर्स के साथ बैठते हैं। इन्होंने संस्कृत फिर लर्न करी, हमारे रिलीजन्स को जाना, हमारे फिलोसफिकल टेक्स्ट को जाना, और पंजाब नॉर्थ इंडिया में इन्होंने बहुत घूमे, बहुत ज़्यादा घूमे यहाँ पे। इन्होंने फिर अरेबिक ट्रैवल लिटरेचर जो है उसको जो है उस समय पे बहुत फेमस थी अरेबिक ट्रैवल लिटरेचर, बट उनके जब हिज वर्क वॉज मोर रेड आउटसाइड इंडिया दैन विद इन इंडिया बिफोर 1500। तो अरेबिक ट्रैवल लिटरेचर काफ़ी फेमस थी कि जो अरेबिक ट्रैवलर्स लिख रहे हैं, बट इंडिया में नहीं थी इनकी लिखी हुई किताबें, और बाकी इंडिया में 1500 के बाद फेमस हुई। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो ठीक है। अब बात करते हैं हम अल बिरूनी की जो बुक थी उसका नाम है द किताब उल हिंद। तो उसके अंदर क्या था? तो किताब उल हिंद अरेबिक में लिखी गई है, लिखते रहो, ये ऐसी लर्न कर लो। स्टाइल बहुत सिंपल एंड क्लियर है, काफ़ी बहुत लंबी बुक है, 80 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। अब सब्जेक्ट क्या है चैप्टर्स का? अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हैं, कोई रिलीजन पे इंडिया की, कोई फिलोसफी पे, फेस्टिवल्स पे, एस्ट्रोनॉमी पे, एल्केमी पे, कस्टम्स पे, सोशल लाइफ पे, लॉज पे, वेट्स एंड मेजर एंड आइकोनोग्राफी। ये रट्टा मार लो इसका, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे मतलब 4 बार पढ़ो याद हो जाएगा। तो इस सब पे जो है लिखा जाता था। अब यूजुअली इनका जो लिखने का स्टाइल था ये काफ़ी अलग था, क्योंकि ही वॉज, आप कह सकते हो वो मैथ्स में बहुत इंटरेस्टेड थे हमारे अल बिरूनी जी। तो जब उन्होंने ऐसा मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन भी लिखा तो उसमें ना बिल्कुल वही वाला पैटर्न फॉलो करा जो हम एक फॉर्मूला लगाते हुए LHS इक्वल टू RHS में जो हम प्रूफ करते हुए जैसे करते हैं, बिल्कुल वैसे करा। इन्होंने संस्कृत में डिस्क्रिप्शन दिया टेक्स्ट का, फिर उसको और कल्चर से जो है कंपेयर करा कि अच्छा संस्कृत में ऐसा हो रहा है, इंडिया में ऐसा हो रहा है, अरेबिक वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है, ऐसे कंपैरिजन करा। एंड जो है इससे हमें समझ में आता है कि कैसे वो प्रिसाइज थिंकिंग करते थे और मैथमेटिकल वे में, मतलब उस वे के अंदर उन्होंने थ्योरेटिकल हमारा पूरा समझाया।
ठीक है। नाउ जो है इन्होंने इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। ठीक है, इनकी जो ट्रांसलेशन थी, न्यू मैनी अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत, पाली, प्राकृत वर्ड्स, फेबल्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। तो ये काफ़ी ज़्यादा लर्नेड थे। इन्होंने इंडिया की काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रखी थी, चाहे वो संस्कृत की हो, पाली की हो, या फिर जो है हमारी प्राकृत लैंग्वेजेस की हो। और जो है उन्हें पढ़ के ये जो है संस्कृत में पढ़ के उन्हें अच्छे से समझ में पाते थे। क्रिटिकल ऑफ अर्लियर ट्रांसलेशन, वांटेड टू इम्प्रूव एंड क्लैरिफाई देम। अब धीरे धीरे इनको ये मन करता था कि अब मैं अरेबिक ट्रांसलेशन करना शुरू करूँ इंडिया की चीज़ों का, और अच्छे रूप में करना शुरू करूँ, क्योंकि अब इनको संस्कृत आ गई थी। चलो अब आते हैं हमारे सेकंड ट्रैवलर, जिनका नाम है इब्न बतूता। ये इनकी फ़ोटो भी रह गई क्या, चलो अगले फर्स्ट पेज पे लगाई थी, अब देख लेना। ठीक है, इनको बोला जाता था ग्लोब ट्रॉटर, यानी कि एक प्रॉपर घुमक्कड़। ये उस जमाने में इतना घूमे जो हम अभी भी तो सोच भी नहीं सकते। ठीक है, मतलब तुम घूमो अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा उस जमाने में ये घूमते थे। इट वॉज अ वेरी बिग थिंग। तो इनकी जो बुक है इसका नाम है रेहला, वो इन्होंने अरेबिक में लिखी है। वो इंडिया 14th सेंचुरी में जैसा था, कैसी लाइफ थी इंडिया में, क्या कल्चर था, उसके बारे में ज़्यादा दिखाता है। इब्न बतूता तंजीर के थे, यानी कि मोरक्को के थे ये, और ये काफ़ी नामी गरामी और रिस्पेक्टेड फैमिली में बॉर्न हुए थे, जहाँ पे सब लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते थे ऐसी फैमिली में। ठीक है, इनको जो है इनकी जो पूरी फैमिली थी वो शरिया में बहुत लर्नेड थी। ठीक है, बहुत अच्छे से वो जो हमारा शरिया की जो नॉलेज है वो रखा करते थे। ठीक है, तो वो जो है शरिया की नॉलेज बहुत अच्छे से रखते थे, ये भी, इनकी पूरी की पूरी फैमिली भी। एंड ही रिसीव स्ट्रॉन्ग लिटरेसी इन एंड जो है मतलब एजुकेशनल भी और रिलीजियस भी, पढ़े लिखे एजुकेटेड भी थे, और रिलीजियस भी टीचिंग इनको बहुत ज़्यादा मिली थी। ठीक है, अब ये जो है ऐसा मानते थे कि ट्रैवल करने से ज़्यादा एक्सपीरियंस और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी एज़ कम्पेयर टू कि तुम घर में बैठ के खाली बुक्स पढ़ रहे हो। तो इसलिए इन्होंने अपने सफ़र पर निकल चुके घूमने के। अब इंडिया आने से पहले ये पहले मक्का जाते हैं। ठीक है, मक्का जाते हैं, और फिर मक्का जाने के बाद जैसे फिर ये जाते हैं सीरिया, फिर इराक जाते हैं, फिर पर्शिया जाते हैं, येमेन जाते हैं, ओमान जाते हैं, ईस्ट अफ्रीकन पोर्ट पे जाते हैं, और फिर पहुंचते हैं सिंध 1333 के अंदर। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, वो आपको डेट याद रखनी है, सेंट्रल एशिया से। और यहाँ पे ये क्यों आए थे, क्योंकि इन्होंने उस समय हमारे यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का रूल चल रहा था, तो इन्होंने सुना था वो काफ़ी अच्छे पैट्रॉन है। पैट्रॉन मतलब होता था उस ज़माने में राजा लोग अपनी सभा में अच्छे अच्छे लर्नेड लोगों को रखते थे, उन्हें पैसा देते थे, उन्हें पे करते थे, तो मतलब कि उन्हें पैट्रोनेज प्रोवाइड करते थे वो। तो वो जो अच्छे राजा सुनने में आते थे, अच्छा पैसे देंगे, अच्छी पैट्रोनेज देंगे, तो लोग उनसे मिलने आते थे और उनके यहाँ पे काम करने के लिए आया करते थे। ठीक है, तो ये आते हैं, फिर सिंध से मुल्तान जाते हैं, उच्च जाते हैं, और फिर फाइनली ये दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आते ही इनको जो है काजी यानी कि जज बना दिया जाता है ड्यू टू हिज स्कॉलरशिप, क्योंकि इतने लर्नेड मैन थे। तो भैया तुगलक जी ने भी सोचा, या जो भी उस समय पे जिन्होंने भी इन्हें बनाया था, सोचा कि इतना लर्नेड, इतना समझदार आदमी, और इनको तो शरिया की इतनी नॉलेज थी, तो इनको हम काजी बना देते हैं, यहाँ का इन्होंने जज बना दिया। बट एक समय ऐसा आया कि ये राजा के फेवर से हट गए थे और इन्हें जेल में भी डाल दिया गया था। बट फिर इन पे से इंजाम हट गया, और फिर राजा ने फिर से इनको अपना इन्वॉय यानी कि अपना एम्बेसडर की तरह चाइना भेजा 1342 में। अब ये सीधे साधे चाइना नहीं गए। चाइना भी जब इन्होंने जाना था तो इन्होंने कहा मैं घूमता फिरता जाऊंगा, इंडिया पता नहीं कभी दोबारा आऊंगा। तो फिर ये चाइना जाने के लिए पहले पहुंच गए सेंट्रल इंडिया, फिर ये गए मलाबार कोस्ट यानी कि केरला उतर गए, फिर गए मालदीव्स। मालदीव्स में जाके भी 18 महीने इन्होंने जज की तरह रहे, काजी की तरह। फिर गए श्रीलंका, फिर श्रीलंका से वापस केरला आए, फिर दोबारा मालदीव्स गए, फिर बंगाल गए, फिर असम गए। ठीक है, और फिर वहाँ से ये जो है पहुंचने शुरू करा उन्होंने चाइना के खॉन्सू गए ये। ठीक है, और फिर ये चाइना के बीजिंग गए, एंड देन फाइनली 1347 में अपने घर वापस चले जाते हैं। घर कहाँ है? तंजीर, मोरक्को। तो इतना घूमना फिरना इनकी लाइफ में चलता रहा। इन्होंने जो भी लिखा वो मार्को पोलो के अकाउंट से कंपेयर होता है। मार्को पोलो इज अ वेरी फेमस ट्रैवलर, तो उसके अकाउंट से इनका जो अकाउंट है वो कंपेयर होता है। एंड जब भी ये लिखते थे ना तो कल्चर, बिलीव्स, वैल्यू को बहुत लिखते थे। जैसे इन्होंने हमारी कंट्री में पान देखा था पहली बारी, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा कि भाई क्या ही चीज़ है ये, इंडिया के अंदर कैसे लोग खाते हैं। कोकोनट इन्होंने कभी नहीं देखा था, उसके बारे में लिखा। बाजार के बारे में लिखा हमारे कि भाई क्या चकाचौंध होती है इनके के बाज़ारों में, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करके। तो वो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो इंप्रेसिव लगती थी उनको इंडिया की, या कहीं भी वो जाते थे तो वो उसको काफ़ी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करते थे। ठीक है, चलो अब जिस ज़माने में ये घूम रहे थे गाइज, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वॉज ट्रैवलिंग ईजी इन दोज टाइम्स? नहीं,
खतरनाक होती थी, तो इतना टाइम लगता था। तो यहाँ देखो आप कितना समय लगता था। ट्रैवल इन 14th सेंचुरी वॉज वेरी डेंजरस एंड स्लो। अब वाई आएगा, क्वेश्चन आएगा, इस पर आप ये आंसर लिख दोगे कि देखो क्यों होता था, क्योंकि इतना टाइम कंज्यूमिंग था। मुल्तान से दिल्ली जाने में 40 दिन लगते थे, आज के समय में 4-5 घंटे ही लगेंगे मेरे ख्याल में। तो सिंध से दिल्ली जाने में 50 दिन लगते थे, दौलताबाद से दिल्ली आने में 40 दिन, ग्वालियर से दिल्ली आने में 10 दिन लगते थे। तो सोचो कितना सारा डिस्टेंस कवर करना पड़ता था। तो इब्न बतूता के टाइम में ट्रैवल वॉज अनसेफ ऑल्सो, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि रॉबर्स अटैक कर देते थे कैरावैन्स को। वो जो वो गाड़ी होती है उसमें घर टाइप बना होता है ना, उसको जो है वो अटैक कर देते थे रॉबर्स, ठीक है। एंड वो कभी कभी और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी। ऑन मुल्तान टू दिल्ली का रूट उनकी कैरावैन अटैक हुई थी, काफ़ी लोग मर गए थे। अटैक में खाली लूटते नहीं थे, वो मार भी देते थे, और वो बच गए थे, बट उनको काफ़ी घायल हो गए थे वो। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उससे पहले हम मतलब नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और ट्रैवलर्स के बारे में बता रखा है। 1400 से 1800 में मैनी पर्शियन ट्रैवलॉग्स ऑन इंडिया बने, यानी कि पर्शियन लोग इंडिया में आए और उन्होंने हमारे इंडिया के बारे में लिखा। इंडियन ट्रैवलर्स ऑल्सो रोट अबाउट फॉरेन लैंड। इंडियन ट्रैवलर्स ने भी फॉरेन लैंड पे गए और लिखा उनके बारे में। फॉलोड बाय अल-बिरूनी इब्न बतूता ट्रेडिशन। जैसे अल-बिरूनी ने और इब्न बतूता दे वर लाइक, उन्होंने शुरुआत करी इस चीज़ की कि इंडिया आए, लिखा, फिर और लोगों ने सोचा चलो हम भी लिखते हैं, ऐसा हुआ, ठीक है। मेन राइटर्स जिनको हमें याद रखना है, एक है अब्दुल रज़ाक, ठीक है, महमूद बल्की और अली हाजन। बल्की को इंडिया बहुत अच्छा लगा था, हाजन को अच्छा नहीं लगा था इतना। इंडिया वॉज सीन एज अ लैंड ऑफ वंडर्स। शॉर्ट में मैंने कर दिया, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अब्दुल रज़ाक और जो है महमूद बल्की और अली हाजन के बारे में याद रखना ये नाम, कि ये और ट्रैवलर्स भी है। डन। चलो ये देखो फोटो बन रखी है कि कैसे ट्रैवलर्स रेस्ट कर रहे हैं रात को, और इस समय भी डर है कि कोई आके लूटपाट कर सकता है। चलो अब आते हैं हमारे थर्ड ट्रैवलर, जिनका नाम है फ्रैंकोइस बर्नियर, अ डॉक्टर विद अ डिफरेंस। ये थे फ्रैंकोइस बर्नियर जी। ये एक डॉक्टर थे और इन्होंने इंडिया आई है, और इन्हें इंडिया की सिर्फ कमियाँ देखी। कब आई थी? मुगल रूल के दौरान। तो इन्होंने वही सब लिखा था, पहले मैं आपको बता रही हूँ। चलो पढ़ते हैं इनके बारे में। अब इनके बारे में बढ़ाने से पहले ना थोड़े और फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में हमें बता रखा है। आफ्टर 1500 पोर्चुगीज़ ने इंडिया आना शुरू करा और इंडिया के बारे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, और इंडियन टेक्स्ट को उन्होंने और ट्रांसलेट करना अपने भाषा में शुरू करा। एक का नाम आपको याद रखना है, बारबोसा। उन्होंने साउथ इंडिया के ट्रेडर सोसाइटी के बारे में लिखा। 1600 के बाद डच, इंग्लिश, फ्रेंच ट्रैवलर आने शुरू ही हो गए इंडिया में। इस समय तो सबको ही होता था भैया हम इंडिया पहुंच जाए किसी तरह। एक ट्रैवनियर नाम के फ्रेंच ज्वेलर थे, वो इंडिया आए 6 बारी, और उन्हें इंडिया का ट्रेड बहुत अच्छा लगता था। वो ट्रेड के लिए ही आते थे, मतलब ज्वेल्स वगैरह के लिए। तो ही यूज्ड टू राइट अबाउट इंडिया। सेम लाइक मानुकी नाम के एक थे, वो तो आए और इंडिया में परमानेंटली सेटल ही हो गए, उन्हें इतना अच्छा लगा इंडिया, ठीक है। फ्रैंकोइस बर्नियर की अगर हम बात करें तो ये एक फ्रेंच डॉक्टर थे, फिलोसोफर थे, एक हिस्टोरियंस भी थे। तो अब ये इंडिया आते हैं 1656 से और 1668 तक ये इंडिया में ही रहे, और उस समय में प्रिंस दारा शिकोह जो थे उनके अंडर में इन्होंने काम करा। फिर इन्होंने दानिशवाद खान के मुगल कोर्ट में भी काम करा। ऐसे डॉक्टर फिजिशियन ही यहाँ पे काम करते थे। अब अगर हम बात करें फ्रैंकोइस बर्नियर अ डॉक्टर विद अ डिफरेंस ने इंडिया के बारे में क्या लिखा था, तो बर्नियर ने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा घूमक्कड़ करा, घूमे फिरे ये, ठीक है। एंड इन्होंने हमेशा इंडिया को यूरोप से कंपेयर करा। भाई इंडिया की गली ऐसी है, हमारे वहाँ की ऐसी है, यहाँ पे लोग ऐसे, वहाँ पे लोग ऐसे, ये ऐसे कंपेरिजन करते रहते थे। मेन वर्क जो होता था इनका, जब भी कोई ट्रैवलर आता है ना वो डेडिकेट करता है अपने वर्क को, लिख रहा है और वो उसको अपने राज्य को भेजेगा। तो ये जो है बेसिकली इनका पैट्रॉन को भेजेगा, जो भी उनको पैट्रोनेज दे रहा है। तो इनके जो वर्क होते थे ये भेज के लिखा करते थे लुइस X1V को। लुइस X1V फ्रांस का राजा, ठीक है, उसको भेजा करते थे लेटर्स में, या वहाँ के फ्रांस के किसी ऑफिशियल को। वो इंडिया को हमेशा बैकवर्ड दिखाते थे एज कम्पेयर टू यूरोप, ठीक है। कभी कभी गलत चीज़ें भी लिख देते थे जो एक्चुअली में ठीक था, बट फिर भी बड़ा चढ़ा के लिखते थे कि। एंड उनकी राइटिंग भैया यूरोप में बहुत फेमस होती थी। जब ये इंडिया के बारे में बुरी बुरी बातें लिखते थे, लोग पढ़ के बहुत खुश होते थे यूरोप वाले, मतलब इतने खुश होते थे कि इन्होंने बुक लिखी, उसमें इंडिया के बारे में लिखा है, थोड़ी अच्छी बातें नहीं बताई, उसको ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी हो गई, डच में भी हो गई, जर्मन में भी हो गई, इटालियन में भी हो गई, रीप्रिंट होती थी, बार बार एडिशन बनते थे उन बुक्स के, पर्शियन में, अरेबिक में। एंड जो है अगर हम बात करें तो अकाउंट स्टेड इन मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्म टिल 1800। तो बार बार रीप्रिंट होता रहता था, रीप्रिंट होता रहता था। इतना पढ़ते थे लोग जब इंडिया के बारे में ये ऐसा लिखते थे उसको,
ठीक है, अब इनके बारे में अभी इतना पढ़ा है, वापस चलेंगे हम अपने ट्रैवलर अल बिरूनी के ऊपर। टॉपिक नंबर 4 आ गया है, थोड़ा सा दोबारा पढ़ेंगे अल बिरूनी ने किताबुल हिंद में क्या लिखा था, अल बिरूनी जब इंडिया आए उन्हें क्या फील हुआ, इब्न बतूता का भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर वापस हम ट्रैवलर फ्रैंकोइस बर्नियर, सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, अल बिरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन, और 4.1 टॉपिक ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग। अब इस टॉपिक में हमें बताया जाएगा कि कोई आसान काम नहीं है एक ट्रैवलर का कहीं आना। अभी भी अगर कोई फॉरेनर को आप देखते हो इंडिया में आते हैं तो उन्हें एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत तो होती है, लैंग्वेज है, लोग है, समझने के अंदर कोई लोग बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं तो उन्हें डर लगेगा, कोई लोग बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट हैं, उन्हें डर लग रहा है, हम खुद डरेंगे, हम बात नहीं करते तो उन्हें ऑकवर्ड लगेगा। तो काफ़ी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है जब आप ट्रैवल करो। तो इन्होंने क्या फेस करा, दैट वी विल स्टडी। तो ट्रैवलर कंपेयर्ड इंडिया विद व्हाट दे न्यू। जब भी कोई ट्रैवलर आता तो वो इंडिया को खुद की नॉलेज का मेरा, हमारे यहाँ ऐसा होता है, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसे करते थे, सब अलग अलग मेथड यूज करते थे। अल बिरूनी ने 3 बैरियर डिफाइन करे, 3 प्रॉब्लम्स जब उन्होंने ट्रैवल करी ये उनको मिले। पहला, लैंग्वेज, संस्कृत अरेबिक और पर्शियन से बहुत डिफरेंस थी, रिलीजियस डिफरेंस बहुत मिले उन्हें, और इनसिमिलैरिटी ऑफ लोकल पीपल, यानी कि लोकल पीपल अच्छे से जो है मतलब डरते थे उनसे बात करने के अंदर, उनसे इंटरेक्ट करने के अंदर। डिस्पाइट रिकॉग्नाइजिंग दिस प्रॉब्लम ही रिलाइड मेनली ऑन ब्राह्मण टेक्स्ट, बट फिर भी वो ब्राह्मण टेक्स्ट पढ़ते थे, उन्होंने वेद पढ़े, हमारे पुराण पढ़े, गीता पढ़ी, पतंजलि के टेक्स्ट पढ़े, और इन्होंने मनुस्मृति पढ़ी, जिससे वो इंडिया की सोसाइटी को समझ पाए। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अल बिरूनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। अब क्योंकि उस समय पे इंडिया में जो है वन सिस्टम भी फॉलो होता था और कास्ट सिस्टम फॉलो होता था, तो वो देखकर अल बिरूनी को क्या फील हुआ और उन्होंने उसके बारे में क्या लिखा, जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी उसके बारे में भी इन्होंने लिखा, वो भी इसके खिलाफ थे। ठीक है, तो अल बिरूनी ने कंपेयर करा इंडिया के कास्ट सिस्टम को विद 4 सोशल ग्रुप इन एंशिएंट पर्शिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है पर्शिया में कास्ट सिस्टम नहीं है, वहां पे भी होता है कुछ टाइप का, बस उसमें सोशल डिविजन होता है। ठीक है, यानी कि मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कह सकते हो वेल्थ में या सोसाइटी के बेसिस पे डिफरेंस होता था। तो ही नोटेड दैट इस्लाम में ऑल मेन आर इक्वल, बट उन्होंने ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ा, बट उसको समझा, बट जो पॉल्यूशन का नोशन था, अनटचेबिलिटी का नोशन था, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज करा, ये भी उसके खिलाफ थे। वो कहते थे कि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कह सकते हो आप कि वो क्लीन नहीं है, वो पॉल्यूटेड है, ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा तो नेचर ही ऐसा है, नेचर में कोई चीज़ पॉल्यूटेड रह ही नहीं सकती है। सन क्लियर कर देता है एयर को, सॉल्ट प्योरीफाई कर देता है सी वाटर को, तो नेचर अपने आप रिमूव कर देता है इम्प्योरिटी। तो हमारा ये कहना कि कोई चीज़ इम्प्योर है वो बिल्कुल गलत है। हिज व्यू वॉज बेस्ड ऑन संस्कृत नॉर्मेटिव टेक्स्ट बट रियल लाइफ कास्ट वॉज लेस रिजिड। तो वो ना मतलब पढ़ के ही समझते थे सब कुछ, जैसे बहुत हमारे वेद्स में लिखा हुआ है, वो बिल्कुल सोचते थे कि सब कुछ एग्जैक्ट होता होगा, बट हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि एक्सेप्शन हमारी सोसाइटी में होते थे। अंत्यजाज वर सोशली ऑप्रेस्ड बट इकोनॉमिकली नीडेड फॉर लेबर, इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक नेटवर्क्स। अंत्यजाज जिनको सोसाइटी के बाहर रखा हुआ था हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू वन सिस्टम। तो वैसे अगर आप टेक्स्ट में पढ़ोगे तो बिल्कुल उनसे इंटरेक्ट नहीं करना है, ऐसा कुछ लिखा होता था, बट हमने धीरे धीरे जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, काम की ज़रूरत थी, तो उनको काम करवाया जाता था उनसे। दे वर इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक सिस्टम, तो इकोनॉमी में उनको इंक्लूड करा जा रहा था। बस यही याद रखना आपको इसमें। अब आते हैं हम अपने इब्न बतूता जी पे। उन्होंने अपनी बुक में इंडिया के बारे में क्या क्या लिखा था, दैट वी विल स्टडी हियर। तो इब्न बतूता एन एक्साइटमेंट ऑफ अनफेमिलियर, तो इनको तो इंडिया, ये रहे इब्न बतूता जी, ये देखो ये है हमारे इब्न बतूता जी। तो उन्होंने इंडिया के बारे में क्या क्या लिखा, चलो पढ़ते हैं। तो इब्न बतूता के टाइम में इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल नेटवर्क फ्रॉम चाइना टू यूरोप। ठीक है, तो इस समय में बहुत सारे स्कॉलर आते थे और वो भी उनसे भी मिले, उन्होंने रूलर्स से मिले, काजी बने, तो काफ़ी बढ़िया लाइफ इन्होंने देखी है। एंड अर्बन सेंटर्स उस समय पे यानी कि जो शहर होती थी उस समय में इंडिया की, उसमें लोग अरेबिक, पर्शियन, टर्किश अलग अलग भाषाएं बोलते थे, क्योंकि मतलब कि बाहर से रूलर्स आके रूल कर रहे थे ना हमें तब। तो ही हाईलाइटेड अनफेमिलियर कस्टम पीपल, जिससे कि लोग जब पढ़ते थे तो अलग चीज़ें तो पढ़ के मजा आएगा। तुम सेम बातें लिख दोगे, सुबह उठ के लोग रोटी खाते हैं, फिर दिन का पे सो जाते हैं, फिर शाम को चाय पीते हैं और फिर रात को सो जाते हैं खाना खा के। तुम ये लिखोगे तो क्या पढ़ के किसी को सब अच्छा रहेगा। और तुम उसमें ऐड करोगे कि सुबह ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं, फिर दोपहर में ये करते हैं, फिर जो है शाम को घूमने जाते हैं बाजार में, और तो ये सब होता है, तो रीडर को पढ़ के मजा आएगा। तो इसलिए ये वो चीज़ें इंक्लूड करते थे जिसको रीडर का इंटरेस्ट बने। तो सबसे पहला टॉपिक 5.1 मतलब कि इन वाले का टॉपिक आता है, वो है कोकोनट एंड द पान। तो इब्न बतूता ने कोकोनट एंड पान अपने रीडर्स को एक्सप्लेन करा, मोरक्कन लोगों को जिन्होंने आज तक वो देखा नहीं था। उन्होंने कहा कोकोनट लुक्ड लाइक अ डेट पाम,
ठीक है, डेट पाम जैसा लगता है। और नट रिसेंबल्ड अ ह्यूमन आई, ऐसा लगता है जैसे कि ह्यूमन आई हो, माउथ हो। और अगर आप उसको उसके बाल देखो तो ऐसा लगता है जैसे ब्रेन हो, वेन्स हो उसकी। एंड वो कहते हैं कोकोनट की फाइबर को आप शिप्स को स्यू करने के लिए और रस्सियां बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो। पान का उन्होंने कहा ग्रोन लाइक ग्रेप वाइन, जो पान के पत्ते ग्रेप वाइन की तरह उगते हैं। और लीव्स में जो है वो चौक लगा के और कुछ उसमें जो है बीटल नट लगा के, जो सुपारी होती है वो लगा के उसको लोग खाते हैं। ठीक है, तो ये सब उन्होंने बताया अपने उसमें। तो हमें ये सिंपल मैं क्वेश्चन आंसर में प्रोवाइड कर दूंगी कैसे लिखना है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, इब्न बतूता इन इंडियन सिटीज। नेक्स्ट उन्होंने इंडिया की सिटीज के बारे में बताया। उन्होंने लिखा इंडिया की सिटीज क्राउडेड, भरी रहती थी, जैसे आजकल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा भरी है ना, तब भी ऐसे ही था। प्रॉस्परस थी, काफी वाइब्रेंट सी थी, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज थी, लोग काम कर सकते हैं वहाँ। दिल्ली एंड दौलताबाद की जो मार्केट्स थे बहुत ह्यूज थे, वहाँ लोग घूमते रहते थे। बाजार में ट्रेड प्लस कल्चर दोनों होता था, मस्जिद भी है, टेंपल भी है, परफॉर्मेंसेज हो रही हैं। तो टाउन वेल्थ केम फ्रॉम विलेज सरप्लस, टाउन की वेल्थ आती थी विलेज सरप्लस से, यानी कि गांव में लोग अनाज उगाते थे और उसको यहाँ लाके शहरों में बेचा करते थे, या कुछ बनाया उसे यहाँ लाके बेच रहे हैं। एंड एग्रीकल्चर उस समय का हाईली प्रोडक्टिव था, 2 क्रॉप्स ईयरली उगती रहती थी। इंडिया वॉज लिंक टू इंटर एशियन ट्रेड, उस समय में हम एशिया से ट्रेड करते थे। इंडिया की टेक्सटाइल जैसे कि मसलिन क्लॉथ जो होता है, मलमल का कपड़ा, सिल्क वर्क, ब्रॉकेड होता था, वो ग्लोबली फेमस थी और बहुत कॉस्टली होती थी, बट फिर भी वो लोग हमारे से खरीदा करते थे बाहर के लोग। ठीक है, तो विद दिस ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। 5.3 है यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। इब्न बतूता ने हमारे यहाँ उस समय पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा था उसके बारे में भी हमें बताया है। ठीक है, तो क्या कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में उन्होंने हमें बताया है, तो द स्टेट सपोर्टेड मर्चेंट विद वेल मेंटेन ट्रेड रूट्स, इन्स एंड गेस्ट हाउसेस। स्टेट मतलब हुआ जो उस समय में राजा मुगल कोर्ट होती थी उनकी बात कर रहे हैं कि ना, या उस समय में तो तुगलक के रूल की बात है ना इनकी। तो उस समय पे उन्होंने कहा कि ट्रेड मतलब कि लोग अच्छे से बिजनेस कर पाए, उसके लिए गवर्नमेंट जो थी, सरकार जो थी उस समय पे, ये जो राजा थी उस सल्तनत ने अच्छे इंतज़ाम कर रखे थे। यानी कि जैसे आजकल हमें हाईवे चाहिए और बाकी चीज़ें चाहिए होंगी, उस समय में उन्होंने अच्छे रूट्स बना रखे थे हर जगह। इन मतलब होता है धर्मशाला टाइप, होटल टाइप, वो बना रखा था। गेस्ट हाउसेस बना रखे थे। इब्न बतूता ने जो पोस्टल सिस्टम होता था उसको भी बहुत एडमायर करा। उस ज़माने में जो पोस्टल सिस्टम था कि आप लेटर लिख के भेज दो, वो अच्छा था, इन्फॉर्मेशन आराम से भेजी जाती थी। रेमिट लॉन्ग डिस्टेंसेस, आप दूर तक किसी को पैसा भी भेज सकते थे, ये भी हो जाता था। डिस्पैच गुड एट शॉर्ट नोटिस, आप शॉर्ट नोटिस पे गुड्स भी डिस्पैच करा सकते थे अपने। तो एग्जांपल ऑफ स्पीड का अगर हम बात कर ले, ट्रैवल फ्रॉम सिंध टू दिल्ली 50 दिन लगते थे, बट अगर स्पाई को कोई रिपोर्ट भेजनी होती थी तो वो 5 दिन में भेज देता था सुल्तान तक। तो उन पर जरिया था अपना कि 50 दिन नहीं लगेंगे, अगर जल्दी रिपोर्ट्स पहुंचवानी है तो वो 5 डेज में भी पहुंचवा देते थे। शो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड सपोर्ट फॉर ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट। तो हमारे यहाँ पे उस समय पे ट्रेड अच्छा चल रहा था। इंडियन पोस्टल सिस्टम के बारे में अब हमें बता रखा है वो उस जमाने में क्या क्या था। हॉर्स पोस्ट होती थी, उल्लक रॉयल हॉर्सेस होते थे एवरी 4 माइल्स पे, तो ऐसे जल्दी जल्दी मैसेज पहुंच जाता था। फिर फुट पोस्ट होते थे, ये शॉर्ट लिखा हुआ था बॉक्स में तो मैंने लगा दिया दावा, ये 3 स्टेशन पर माइल पे होते थे, फास्टर देन हॉर्स पोस्ट। ठीक है, कोरियर रैन विद बेल्स, लेटर्स पास फ्रॉम वन रनर टू नेक्स्ट, से भाग भाग के रनर भेज देते थे। तो इस टाइप से इंडियन पोस्टल सिस्टम तब चलता था ना। अब्दुल रजाक, जिनके बारे में आप बाकी भी पढ़ोगे बार बार अगले चैप्टर में, उन्होंने कैलिकट के पीपल को कहा था कि ये तो स्ट्रेंज नेशन है। ही एडमायर्ड मैंगलोर का टेम्पल, ब्रॉन्ज कवर्ड स्टैचू जहाँ पे उनको वो देखा था। तो हर कोई जब हमारे यहाँ आता था तो कभी कुछ देख के इम्प्रेस होता था, तो कभी कुछ देख के, तो इनका नाम याद रखना आप। चलो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वापस चलेंगे हम अपने बर्नियर एंड डिजेनरेट ईस्ट, यानी कि जो उन्होंने ईस्ट हमें कहा जा रहा है, जो उनका फिलॉसफी रहती थी ना इंडिया की, थोड़ी ऐसी इमेज दिखाओ दैट वो उतना हम वेस्ट से हम कम है, तो वो क्या करते थे। तो बर्नियर फोकस्ड ऑन कंपेयरिंग इंडिया विद यूरोप, अनलाइक इब्न बतूता। इब्न बतूता ने तो अच्छी चीज़ें दिखाई, ये सारी जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती थी वो दिखाते थे। ठीक है, हाईलाइट सिचुएशंस ही कंसिडर डिप्रेसिंग टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर एंड इंटेलिजेंस। तो ये लोग आते क्यों थे पता है, सोसाइटी को समझने के लिए आते थे, क्योंकि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट फिलोसोफर्स बैठे होते थे कि हम अपनी फिलोसफियाँ लिखेंगे, हम आइडियोलॉजी लिखेंगे। तो उनको वो तो हर जगह खुद नहीं घूम सकते ना, तो वो ट्रैवलर्स के अकाउंट्स पढ़ के समझते थे, अच्छा यहाँ के लोग ऐसे हैं तो ऐसा मॉडल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो हिज ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर डिटेल थे और उन क्रिटिकली ऑब्जर्व करके उन्होंने चीज़ों को लिखा था। ही प्लेस मुगल इन इंडिया इज ए यूनिवर्सल फ्रेमवर्क ऑफन शोइंग यूरोप एज सुपीरियर। तो उन्होंने
ऐसा ही दिखाया कि यूरोप के लोग काफ़ी सुपीरियर है। इंडिया को उन्होंने बाइनरी ऑपोजिशन पे दिखाया। बाइनरी ऑपोजिशन मतलब वेस्ट को अच्छा दिखाया, हमें थोड़ा उससे एक पहले दिखाया। 6.1 द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप। अब एक चीज़ जिसको उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा, वो उन्हें अच्छा नहीं लगा कि इंडिया के अंदर उस समय पे जब ये मुगल का रूल चल रहा था, लोगों के पास अपनी ज़मीनें नहीं थी, अपना लैंड नहीं था। अब उन्हें ऐसा क्यों लगा, और उससे क्या हुआ, अगर किसी भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो उसका काम करने का भी मन नहीं करेगा। एक फार्मर है, वो खेत उसका है ही नहीं, तो वो उसको कुछ भी नहीं मिलना, उसे थोड़े से पैसे ही मिलने, तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की नहीं सोचेगा। उसका अपना फार्म है, वो अच्छे से जो है उस पर प्रॉफिट कमाएगा, तो वो खुद अच्छे से काम करने की कोशिश करेगा। ऐसा बर्नियर ने देखा। तो बर्नियर सॉ लैक ऑफ प्राइवेट लैंड ओनरशिप इन मुगल इंडिया एज अ मेजर प्रॉब्लम। उन्होंने कहा बहुत गरीबी थी उस समय पे इंडिया में, और उसका रीज़न था कि प्राइवेट लैंड ओनरशिप नहीं थी। एम्परर यानी कि मुगल राजा जो होता था वो सारे ज़मीनों का हकदार होता था, एंड वो उनको नोबल्स को अपने डिस्ट्रीब्यूट करता था। एंड इससे जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बाय लैंड होल्डर्स जो है वो नहीं करते थे, कि जिसकी अपनी ज़मीन ही नहीं है तो वो उस पर ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहे, इनपुट्स नहीं लगा रहे, तो वो बस काम करते थे वहाँ पे। इससे क्या होता था, एग्रीकल्चर डिक्लाइन हुआ, पीजेंट्स को ऑपरेशन होता था, एंड फेलिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल एक्सेप्ट एरिस्टोक्रेसी। और उससे क्या हुआ, जब लोग पैसा नहीं कमाएंगे तो लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बेकार से होगा। सिर्फ एरिस्टोक्रेसी यानी कि राजा और उसके रिश्तेदार और उसके पास जो काम करते थे उन लोगों पर ही अच्छा पैसा था। तो डिस्क्राइब्ड मुगल एम्पायर, अब तुम याद पढ़ो ये उन कैसे लिखते थे वो। उन्होंने मुगल एम्पायर के राजाओं को कहा कि ये बेगर्स और बारबेरियंस के राजा हैं। बेगर मतलब भिखारियों के, जंगलियों के राजा हैं ये, ऐसा लिखा उन्होंने हमारे बारे में। कि और अगर उस समय के मुगल एम्पायर के टाइम के हमारे शहरों के अंदर घुस जाओ तो दे आर लाइक पेस्टिलिनियन मार्शेसेस लिखा है, मतलब बीमारियों का दलदल है, तुम यहाँ चले गए तो इतना अनहाइजेनिक है। दैट्स हाउ ही डिस्क्राइब्ड आर जो है कंट्री ड्यूरिंग मुगल रूल, ठीक है। और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कुछ हमें अलग पढ़ने को मिला। अब इन्होंने जो देखा वो सही था नहीं था भैया, वो तो यही जानते होंगे। अब और जो है कहीं हर जगह हमें ऐसा नहीं भी मिला पढ़ने को, इन्होंने थोड़ा गलत लिखा भी था, ठीक है। अबू फैजल ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम का फिर जवाब दिया। अबुल फैजल मुगल कोर्ट के थे। उन्होंने कहा कि ये जो है हमारा ये नहीं है कि लोगों पे अपनी ज़मीनें नहीं है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम हमारे यहाँ का ऐसा है, रेम्यूनरेशन ऑफ सोवरेनिटी इज देयर नॉट रेंट। और यूरोपियंस ने उसको मिसअंडरस्टूड करा कि लोगों पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अब तुम्हें कुछ समझ में आएगा, मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे ये अब ये मुगल ज़माने में हम चले गए, फ्रैंकोइस बर्नियर ने कहा ये जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन है, यहाँ पे एक फार्मर जो है वो काम अच्छे से नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो सारा पेमेंट जो है जो वो कमाएगा वो आधी रेंट में चली जाएगी, थोड़ा सा ही उसको मिलेगा, और ये ज़मीन तो उसकी है भी नहीं, तो वो उस पर ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता है ज़मींदार। तो और यहाँ पे फिर जवाब देते हैं अबुल फैजल कि ऐसा नहीं है, हम जो रेंट लेते हैं अपने पीजेंट से, अपने लोगों से, वो कोई लैंड का रेंट नहीं है कि उनकी अपनी ज़मीन नहीं है। वो लैंड जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं सोवेरेनिटी का। सोवेरेनिटी मतलब कि हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो अपने राजा के अंडर में आराम से जी रहे हैं। तो इट इज़ रेम्यूनरेशन ऑफ सोवेरेनिटी नॉट रेंट। और उन्होंने जो है यूरोपियंस मिसअंडरस्टूड क्रॉप टैक्स एज रेंट और प्राइवेट लैंड डिनायल। और हम जो टैक्स लेते हैं वो फसल पे लेते हैं, ये नहीं कि हम ज़मीन के ऊपर रेंट ले रहे हैं। जो फसल उगाई है उस पे हम रेवेन्यू मांगेंगे, उस पे हम रेंट मांगेंगे कि आप हमारे अंडर में रह के काम कर रहे हो, हम तुम्हें सबसे बचा के रख रहे हैं, इसीलिए। ये नहीं कि ये जो ज़मीन है वो उसकी नहीं है, ज़मीन का वो रेंट दे रहा है। तो उन्होंने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन में ये कहा। बट यस, रेंट इतने हाई होते थे कि फार्मर्स बेचारे कुछ कर भी नहीं पाते थे। तो नाउ बर्नियर के अकाउंट ने इन्फ्लुएंस करा फॉरेन ट्रैवलर्स को और फॉरेन थिंकर्स को। इससे मॉन्टेस्क्यू ने आइडिया ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म लिखा कि ऐसे क्रूअल राजा होते हैं जो अपने प्रजा की बिल्कुल मतलब परवाह नहीं करते हैं। फिर कार्ल मार्क्स ने एशियाटिक मॉडल ऑफ प्रोडक्शन में ये सब दिखाया कि स्टेट को कैसे अच्छे से काम करना चाहिए लोगों के लिए। रियलिटी की अगर 16 एंड 17 सेंचुरी की रूरल इंडिया की बात करो तो सोशल इकोनॉमिक लेवल काफ़ी डिफरेंट था। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे इन्होंने दिखाया कि लोगों पे ज़मीनें ही नहीं थी, ऐसा नहीं था। बिग ज़मींदार भी होते थे जिन पे बहुत सारे लैंड राइट्स होते थे, अनटचेबल लैंडलेस लेबरर भी होते थे, ये बॉटम ऑफ हायरार्की पे होते थे जिनसे सिर्फ काम करवाया जाता था फार्मर्स से, ठीक है। उन पे अपना लैंड नहीं था। बिग पीजेंट भी होते थे, यूज्ड हायर्ड लेबर प्रोड्यूस कमोडिटीज। बड़े पीजेंट है, खुद नहीं काम करेंगे, हायर्ड लेबर रखिए, उनसे अपने काम करवाया। और स्मॉल पीजेंट्स भी होते थे जिन पे छोटा छोटा अपना खेत होता था। तो बर्नियर का ये कहना कि लैंड है ही नहीं लोगों के पास, वो गलत था, ठीक है। तो ये हमारे को इससे समझ में आ जाता है। अब आता है 6.2 अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी। आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो बर्नियर सॉ मुगल सिटीज एज डिपेंडेंट ऑन द एम्परर।
अब वो कह रहे थे कि यहाँ ना शहरी कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। बर्नियर ने ये भी कहा क्योंकि एक कंट्री स्ट्रॉन्ग तब होगी जब वहाँ अर्बनाइजेशन होगा, जब वहाँ शहर होंगे। तो इन्होंने कहा यहाँ पे तो शहर है ही नहीं। जैसे इब्न बतूता ने तो हमारे शहरों की बहुत तारीफ करी थी, इन्होंने कहा यहाँ शहर है ही नहीं, शहर तो वहीं होता है जहाँ मुगल कोर्ट होती है। ये मुगल राजा अलग अलग नहीं करते, कभी दिल्ली गए, कभी आगरा कैपिटल बना दी, कोर्ट कहीं रख दी। तो उन्होंने कहा जहाँ राजा की कोर्ट होती थी उसी के आसपास का एरिया में प्रॉस्पेरिटी होती थी। ही थॉट आर्टिसंस लैक्ड इंसेंटिव टू इंप्रूव गुड्स बिकॉज प्रॉफिट्स वेंट टू द स्टेट, डिक्लाइन इन मैन्युफैक्चर्स। वो कहते थे जितने भी आर्टिसंस है, कारीगर है, कुछ भी बना रहा हो, जूता बना रहा है, चप्पल बना रहा है, ज्वेलरी बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, वो बेचारा काम ही अच्छे से नहीं कर पाता था क्योंकि इतना सारा उसे अपना प्रॉफिट का हिस्सा रेंट टैक्स के रूप में राजा को देना होता था और उसमें कुछ बचता ही नहीं था, तो वो और आगे मैन्युफैक्चर अच्छे से कर ही नहीं पाता था। डिस्पाइट दिस, अब वो तो ये सब कह रहे थे, बट उस जमाने की ही बात है कि इंडिया से गोल्ड सिल्वर हम ट्रेड करते थे। क्या कुछ ट्रेड नहीं करते थे हम, मसलिन से लेकर हर टाइप की चीजें। ही नोटिस अ प्रॉस्परस मर्चेंट क्लास एंगेज इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। बट ऐसा भी है, उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया में बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन उस समय में होते थे। अबाउट 15% ऑफ द पॉपुलेशन टाउन में रहती थी इन द 17th सेंचुरी एंड इट वॉज हायर अर्बनाइजेशन देन वेस्टर्न यूरोप। उस समय में 15% पॉपुलेशन हमारी शहर में रहती थी। और अगर इसका यूरोप से अगर हम कंपेरिजन करें, ब्रिटेन से हम करें, फ्रांस से करें, तो उसका बहुत ज़्यादा है ये। वो लोग तो गाँव में रहते थे, शहरों में नहीं रहते थे। हमारे यहाँ उस जमाने में शहर में इतने लोग रहते थे। तो उस पे भी इन्होंने कहा कि नहीं, ये रियलिटी इसकी अलग है। ये कैंप टाउन होते थे। कैंप टाउन मतलब कि जो है जहाँ पे राजा रहता है उसी के आसपास में लोग रहते हैं, बाकी जगहों पे तो नहीं है। बट हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के टाउन होते थे। मैन्युफैक्चरिंग टाउन होते थे जहाँ कुछ चीज़ें बनती थी, कुछ ट्रेडिंग टाउन थे, कुछ पोर्ट टाउन थे जहाँ से ट्रेड हो रहा है, कुछ पिलग्रिमेज टाउन थे। तो जो इन्होंने बताया वो काफ़ी सच भी था, काफ़ी हद तक सच नहीं भी था। मर्चेंट्स ऑफन हैड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज, स्किन एंड टाइज। मर्चेंट्स की तो इतनी स्ट्रॉन्ग होते थे हमारे यहाँ, जो व्यापारी होते हैं, मर्चेंट मतलब व्यापारी, अगर आपके पास बिजनेसमैन है तो यू वुड नो, जो बिजनेस करते हैं लोग, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। जो बहुत अमीर होते थे उन्हें महाजन, सेठ, ये सब कहा जाता था, ठीक है। एंड अहमदाबाद में नगर सेठ रिप्रेजेंटेड अ मर्चेंट कम्युनिटी। नगर सेठ नाम की एक पूरी मर्चेंट कम्युनिटी होती थी। अदर अर्बन ग्रुप कौन होते थे, और शहरों में हमारे यहाँ कौन लोग रहते थे, फिजिशियन हो गए, टीचर्स, लॉयर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियन, कैलीग्राफर, बहुत लोग रहते थे। सब डिपेंडेंट ऑन इंपीरियल पैटर्नेज। कोई राजा के अंडर में काम करता था, कोई अलग अपना बिजनेस करता था। तो ऐसी हैपनिंग सा होता था। ओवरऑल टाउन वर इकोनॉमिकली एंड सोशली एक्टिव, नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन इंपीरियल कोर्ट। तो ओवरऑल हमारा अच्छा खासा सिस्टम चलता था, तब भी खाली इंपीरियल कोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं थे। बट हाँ, कमियां तो थी, तभी उन्होंने कुछ तो लिखा होगा। अब आता है लास्ट टॉपिक हमारा, वुमेन स्लेव, सती एंड लेबरर्स। पहले टॉपिक पे वो हमें थोड़ा सा, जो बाहर से ट्रैवलर आया उसने वुमेन के साथ कैसा इंडिया में बिहेवियर होता था और स्लेव्स के साथ कैसा होता था, ये सब अब हम पढ़ेंगे। तो वुमेन्स के साथ तो इनइक्वालिटी होती ही थी, जब भी हमने अगर नोटिस करें ट्रैवलर्स अकाउंट के थ्रू भी। और ज़्यादातर तो जितने भी ट्रैवलर्स आते थे ना, वो सोशल लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे, बट कुछ कुछ ध्यान देते थे इस बातों पे भी। अब अगर हम बात करें स्लेवरी की, स्लेव्स उस ज़माने में हमारे यहाँ ओपनली सोल्ड एंड गिव एज गिफ्ट। जैसे तुम चिप्स का पैकेट लाते हो, ऐसे इंसान होता था स्लेव, दास। उसे तुम खरीद के लाओ, घर में अपना काम करवाओ, तुम उसे किसी और को गिफ्ट कर दो, ऐसा कुछ होता था, ठीक है। तो एग्जाम्पल, इब्न बतूता ने जब वो इंडिया आए थे और तुगलक के पास उन्हें जाना था, तो हॉर्सेस, कैमल, स्लेव्स खरीदे थे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। सम फीमेल स्लेव्स जो होती थी, जो फीमेल स्लेव्स होती थी, उनको घर के काम भी करवाए जाते थे। एंड दे वर वेल वर्स्ड इन म्यूजिक एंड डांस एंड जो है, और अदर्स एक्टर्स आर वॉचर्स फॉर नोबल्स। कुछ स्पाई टाइप से ट्रेन करी जाती थी कि फिर वो नोबल्स के घर पे वो भेज देते थे उन स्लेव्स को, और वो राजा को खबर भेजती थी कि कहीं वो कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहे हैं। स्लेव्स मेनली डोमेस्टिक वर्क के लिए रखे जाते थे कि घर का काम करेंगे, पालक्विन उठाने के लिए, जो वो पालकी होती है वो उठाने के लिए, और घर के पूरे काम करवाने के लिए रखे जाते थे। फीमेल स्लेव्स चीप मिलती थी गाइस, देखो यही इनइक्वालिटी हमारे यहाँ पे। फीमेल स्लेव चीप मिलती थी, मतलब उनको पैसे कम देने होते थे। मोस्ट वेल ऑफ फैमिलीज में 1 से 2 तो स्लेव्स होते ही थे, ठीक है। अब आते हैं हम वुमेन लाइफ के बारे में पढ़े। तो वुमेन की लाइफ के बारे में यूरोपियन ट्रैवलर ने सती प्रथा के बारे में लिखा, यानी कि जब हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ को भी उसी के साथ में
उनका संस्कार कर दिया जाता है उस पे। तो उन्होंने बताया अपने सामने बर्नियर ने देखा था एक बच्ची को सती होते हुए जो रो रही थी, नहीं होना चाहती थी, बट फिर भी उसको ज़बरदस्ती जो है कर दिया गया था, ठीक है। तो उन्होंने कहा सम वुमेन एक्सेप्टेड इट विलिंगली, कुछ औरतों ने तो विलिंगली एक्सेप्ट कर लिया था, अदर्स वर फोर्स्ड, कुछ को फोर्स करा जाता था। बट वुमेन वर ऑल्सो एक्टिव इन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड बिजनेस, इसके बारे में उन्होंने नहीं लिखा कि वुमेन एग्रीकल्चर भी करती थी, ट्रेड भी करती थी, बिजनेस भी करती थी। इवन मर्चेंट वुमेन जो होती थी, यानी कि जो मर्चेंट फैमिलीज की वुमेन होती थी, वो तो कोर्ट में भी जाती थी डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। वुमेन वर नॉट ओनली कन्फर्न टू होम ओनली, उस जमाने में भी ये नहीं था हमारे इंडिया में कि सिर्फ घर के काम ही औरतें करती थी। विद दिस अगर हम आगे बात करें तो ट्रैवलर्स के जो अकाउंट होते हैं ना गाइस, वो हमारे को बताते तो हैं बट उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को बताते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हमें मिल जाती है, काफ़ी चीज़ें वो इग्नोर कर देते हैं। तो लेटेस्ट देयर इज नोन अबाउट इंडियंस हु ट्रैवल्ड अब्रॉड, ठीक है। अगर हम बात करें, अब भाई हमने तो अपने बारे में जान लिया, हमारा कोई ट्रैवलर बाहर गया तो अभी हमें इतना नहीं पता है, क्यों, मे बी जो हम जहाँ पे हम सर्च करें हमें नहीं पता चला हो, मे बी इन न्यूयर फ्यूचर हमें और कुछ पता चल जाए। विद दिस गाइज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, बहुत बेसिक से क्वेश्चन आएंगे इनमें से। तो सेकंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, जो 10-12 क्वेश्चन में कराऊंगी बस उन्हीं को लर्न करना है, और नोट्स के लिए इंस्टाग्राम आईडी को जाके देख लो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।